गुड मॉर्निंग। ये वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। जैसे मैंने बोला था कि वेव ऑप्टिक्स भी चलेगा और मैग्नेटिज्म भी चलेगा पैरेलल में। तो मैग्नेटिज्म पता नहीं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊंगा कि नहीं आज, लेकिन बहुत लोग आए थे क्लास में। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बाकी लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको मैं बोल सकता हूँ कि आप क्लासेस आएँ। सबको ही आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आपके ऊपर है, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो एज यू विश। रिकॉर्डेड लेक्चर तो पढ़ ही रहे हैं, डाल रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर, वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम क्या कर रहे थे? वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बता दिया था। फिर वेव्स का एडिशन कैसे करना है, सुपरपोजिशन कैसे अपने को अप्लाई करना है, वो हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, इसे पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, वो YDSE का सेटअप है, मतलब ये YDSE का कैलकुलेशन पार्ट है। तो आप ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका कैलकुलेशन पार्ट एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। फिर बाद में उसके एक्सपेरिमेंटल डिटेल पर बाद पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स पे वापस आऊँ तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो सोर्सेज है, S1 और S2। देखो हमारे पास दो सोर्स है, S1 और S2। S1 से वेव निकल रहा है और S2 से वेव निकल रहा है, और ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं? पॉइंट P पर जाके मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे को मैक्सिमम, देखो मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लैम्डा होना चाहिए, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर आई वन और I2 का वैल्यू सेम है तो नेट इंटेंसिटी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होता है वो 4 टाइम्स ऑफ आई का होता है। उसी तरह अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलता है, तो वहां पर नेट इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आता है? नेट इंटेंसिटी का वैल्यू वहां पर आता है 0। अब अगर कभी भी पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगा तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कभी भी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलेगा तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सिंस लाइट सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट सोर्सेज में अपन क्या बोलेंगे? अपने को क्या दिखता है? अपने को दिखता है इंटेंसिटी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दोनों लाइट का जो दोनों हमने सोर्सेज यूज किया है दोनों का इंटेंसिटी अगर सेम है तो पॉइंट P पर अपने को ब्राइट स्पॉट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों लाइट सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर अपने को डार्क रीजन मिलने वाला है। अच्छा भाई साहब, अब इसमें हमने क्या किया था? कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था। कैलकुलेशन में हम बोलते थे कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे अगर एक क्वेश्चन बोल दिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा के लिए अगर मेरे को y का वैल्यू ढूंढना होता है तो पहले मैक्सिमा में y का वैल्यू ढूंढने के लिए अगर मैं बिना कोई अप्रोक्सीमेशन के बात करूं तो जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होता है? S2p माइनस S1p होता है। S2p माइनस S1p, अगर फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो वो लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अब S2p माइनस S1p का जब आप वैल्यूज पुट करोगे, देखो ये सब जैसा मेरे को याद है वैसा आपको याद रखना पड़ेगा। S2p का वैल्यू हमने देखा था, S2p का वैल्यू कितना आ रहा है? S2p का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ d का स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह S1p का वैल्यू अगर लिखेंगे तो d का स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको अपन इक्वेट कर देंगे लैम्डा से। अगर यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम पूछा है तो लैम्डा, सेकंड मैक्सिमम पूछा होता है 2 लैम्डा, थर्ड मैक्सिमम पूछा होता है 3 लैम्डा। अगर मिनिमा के बारे में बात किया होता तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन इक्वेट करते हैं। अब इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल सा काम है क्योंकि y का पावर 4 चला जाएगा सॉल्व करने में। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं? एक्चुअल में ये जो S1 और S2 सोर्सेज है, ये जो d का वैल्यू होता है, स्मॉल d का वैल्यू इज वेरी मच लेस इन कंपैरिजन टू कैपिटल D। ये अप्रोक्सीमेशन होता है। अब अगर स्मॉल d का वैल्यू बहुत छोटा है कैपिटल D के कंपैरिजन में तो ये जो एक्चुअल डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है, ये इधर, ये इधर, और ये ऐसे रखा हुआ है कैपिटल D पर। अब यहाँ से और यहाँ से जो वेव निकलता है ना, अब सिंस ये बहुत पास पास रखे हुए तो यहाँ से जो वेव निकलते हैं
वो ऑलमोस्ट पैरेलल अज्यूम किए जा सकते हैं। तो अगर जब ऑलमोस्ट वेव्स को पैरेलल अज्यूम कर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, जो यहाँ से परपेंडिकुलर S1 वाले सोर्स से जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आता था वही क्या होता था, पाथ डिफरेंस होता था। ये एक अप्रोक्सीमेशन है। ये अप्रोक्सीमेशन कब लगा सकते हैं, जब स्मॉल डी का वैल्यू कैपिटल डी के सामने बहुत छोटा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आया था। इस ट्राइंगल में अगर हमने लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। अपने को ये डिफरेंस चाहिए यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा का परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लिखते हैं साइन थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन है, तभी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डी का वैल्यू वेरी मच लेस इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी, तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट डिफरेंस अपॉन डी। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये डी साइन थीटा जो है, जो पार्ट डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के इक्वल आ जा रहा है। अब यहाँ पर अपन डेल्टा एक्स, जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा अगर जानना है तो डेल्टा एक्स को अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन बन गया। अच्छा, फिर अपने को वाई का वैल्यू ढूंढना है। वाई का वैल्यू ढूंढने के लिए अपन ये ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा का वैल्यू आया था y अपॉन कैपिटल डी। अच्छा, अगर मेरे को tan थीटा पता है तो मैं sin थीटा भी निकाल सकता हूँ ना। अगर tan थीटा पता है तो sin थीटा को अपन इस इक्वेशन को यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा y और हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा का वैल्यू। अब sin थीटा का वैल्यू जब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे, जब sin थीटा का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, d टाइम्स ऑफ y रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, सब कोई भी मैक्सिमा हो सकता था या कोई भी मिनिमा हो सकता था, ये एन लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाई 2 कुछ भी हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर करने पे y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये सॉल्व करना आसान है। अब क्वाड्रेटिक क्यों बनता है, क्योंकि जैसा y का वैल्यू यहाँ पर आ सकता है वैसा ही y का वैल्यू यहाँ पर आता है, इसलिए y के दो पोजीशन आते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा, ये कब यूज करते हैं, ये 10 to 20% टाइम ये यूज होता है, ये अप्रोक्सीमेशन। इसी अप्रोक्सीमेशन का एक और अप्रोक्सीमेशन भी अपने को यूज करना होता है। अब वो अप्रोक्सीमेशन का कंडीशन क्या है कि अगर अगर स्मॉल डी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए वेवलेंथ के कंपैरिजन में, या तो आपको ऐसा मिल सकता है या आपको मिल जाए कि y का वैल्यू जो है ये बहुत छोटा है। जो y है, y का वैल्यू अगर आपको ऐसा मिल जाए कि y का वैल्यू बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी, या y का वैल्यू ऐसा लगता है y का वैल्यू बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, लिख सकते हैं ना, यही तो है ना अप्रोक्सीमेशन। एक मिनट मेरे को देख लेना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था, tan थीटा है y अपॉन डी, हाँ कैपिटल डी, सॉरी y का वैल्यू बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी। अगर ऐसा बोला मिल जाए या थीटा इज स्मॉल ये लिखा मिल जाए, अगर इसमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। क्या अप्रोक्सीमेशन है, हमने देखा कि tan थीटा का वैल्यू जो था वो y अपॉन डी था, और साइन थीटा का वैल्यू जो है, साइन थीटा का वैल्यू आया था हमारे पास लैम्डा अपॉन डी। अगर कोई और मैक्सिमा होता तो यहाँ पर एन लैम्डा होता, सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा ऐसा कुछ होता, कोई मिनिमा होता तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल के केस में अपन क्या बोल सकते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब थीटा इक्वल्स टू y अपॉन डी, या साइन थीटा के प्लेस में सिर्फ थीटा लिख लो, साइन थीटा के प्लेस में सिर्फ थीटा लिख लो, तो y अपॉन कैपिटल डी का वैल्यू जो है वो n लैम्डा अपॉन टी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये मेरे पास y का अलग अलग वैल्यूज आ जाएगा फॉर अलग अलग मैक्सिमस, ठीक है। तो ये वैल्यूज ऑफ y है, वैल्यूज ऑफ y फॉर डिफरेंट मैक्सिमा, फॉर डिफरेंट मैक्सिमा, एकदम ये सारी बातें याद रख लेना है। उसी तरह y का वैल्यू ऐसा आता 2n+1, यहाँ पर बस जो n रखा है वहां पे 2n+1 और लैम्डा बाई 2 हो जाता, बाकी सेम आ जाता है यहाँ पर ऐसा 2n+1 लैम्डा बाई 2 d अपॉन स्मॉल डी, ऐसा कुछ हो जाता। यहाँ पर मिल जाता मेरे को वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ
y फॉर डिफरेंट मिनिमास। या तो ये डेरिवेशन याद रखो, देखो मेडिकल के एग्जाम के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के एग्जाम के लिए ये याद रख लेंगे। जेई वाले जो बच्चे हैं उनको ये सेकंड वाला जो केस है, सेकंड जो पहले अप्रोक्सीमेशन के बाद आया और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद, ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है ये अपन 70-80% टाइम यूज करते हैं, और ये जो अप्रोक्सीमेशन है वो 10-20% टाइम यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, स्कूल कॉलेज के एग्जाम में यही अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। तो अपन को क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अगर कैसा डेटा गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि स्मॉल डी का वैल्यू जो है, स्मॉल डी का वैल्यू बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी, तो जो सेकंड वाला मेथड था, सेकंड वाला मेथड जिसमें साइन थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, वो यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना है, टैन थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, तो वहां से हम थीटा को ये यूज करेंगे। अब थीटा को ये यूज करेंगे तो y का जो अलग अलग वैल्यूज हो सकता है फॉर मैक्सिमस, वो होगा n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। उसी तरह y का अलग अलग वैल्यूज होगा जो फॉर मिनिमस, तो उसका वैल्यू होता है 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d, ट्वाइस ऑफ d। ठीक है, अच्छा, इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अब कौन सा तरीका यूज करना है, कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ये आपको डेटा बताएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये कंडीशन अगर मेरे को मिल रहा है तो अपन बार बार यही यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि डी का वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर का है और जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो 4000 एंगस्ट्रॉम का है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो डी के सामने वेवलेंथ जो है ये बहुत छोटा है, वेवलेंथ अगर बहुत छोटा है मतलब ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। लेकिन डी 1 मिलीमीटर है और वेवलेंथ बोल दिया गया है कि वेवलेंथ जो है वो 0.5 मिलीमीटर का है, तो आप जो सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन था वो यूज करोगे। तो इस तरह से आप क्या करने वाले हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। अच्छा, अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आईडीएसई सेटअप होगा वो इसमें हम यही यूज करेंगे। तो इसको यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं या कुछ थियरी है जो अपन ने यहाँ से फाइंड आउट किया होगा, मतलब जो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे उसको नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि वो बार बार अपने को काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पॉज करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर वापस आता हूँ। अभी एकदम जो बता रहा हूँ एकदम याद करते जाना है। ठीक है, ये S1 और S2 दो सोर्सेज है। ऐसा मान लो कि इसमें से भी इंटेंसिटी आई निकल रहा है और इसमें से भी इंटेंसिटी आई निकल रहा है। बीच वाले पॉइंट पर, यहाँ पर एग्जैक्टली जो स्क्रीन का बीचों बीच पॉइंट होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है भाई साहब, फिर y फॉर मैक्सिमा। अब अलग अलग मैक्सिमा अगर देखोगे, मान लो मैं n का वैल्यू 1 रख दूं, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। और फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल मैक्सिमा से वो कितना होगा, वो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, फिर n के प्लेस में जब आप 2 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा। अब फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो वापस से कितना आने वाला है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी का गैप आने वाला है। इस तरह से होगा। अच्छा, अगर मैं मिनिमा के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अपने को मिलने वाला है फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पर अपने को मिलेगा फर्स्ट मिनिमा और यहाँ पर अपने को मिलेगा एंड सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन, इस तरह से मिलेगा। अब मिनिमा का अगर आप देखोगे तो अगर मैं n का वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो अपने को पहला मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा डी अपॉन ट्वाइस ऑफ डी। अच्छा, सेकंड मैक्सिमा के लिए n को 1 रख देते हैं, n को अगर 1 रखेंगे तो वो आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी। ये मेरे पास वैल्यू आ गया 3 लैम्डा अपॉन डी ट्वाइस ऑफ डी। अब अगर आप वापस से दो मिनिमा के बीच का भी गैप कैलकुलेट करोगे ना, तो दो मिनिमा के बीच का भी गैप जो है वो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगा। अब सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा इक्वल्स टू सेपरेशन बिटवीन टू मिनिमा, और इसका वैल्यू जो है वो है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। इसको अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा। बात समझ में आ रहा है? ये सब एकदम याद रखना है। अच्छा, जैसा मैक्सिमा इधर मिल रहा है वैसा ही मैक्सिमा इधर भी मिलेगा, जैसा मिनिमा इधर मिल रहा है वैसा ही मिनिमा इधर भी मिलेगा। अच्छा भाई साहब, अब अगर मैं फेज डिफरेंस के टर्म्स में आपको बताऊं ना,
तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो है 0। अब मैक्सिमा तब मिलता था जब फेज डिफरेंस क्या होता था, 2n इवन मल्टीपल ऑफ n पाई होता था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई का होगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमा है 4 पाई का होगा, और ऊपर जाएंगे तो 6 पाई होगा, एंड सो ऑन। मिनिमा के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा पाई, यहाँ पर अपने को मिलेगा 3 पाई, फिर अपने को मिलेगा 5 पाई, एंड सो ऑन। तो जब भी अपने को फेज डिफरेंस, अपने को अगर मैं फेज डिफरेंस के टर्म्स में बताऊं तो फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा मिलेगा, उस पोजीशन पर क्या होने वाला है, मिनिमा होने वाला है, ठीक है। और जहां जहां अपने को फेज डिफरेंस, जहां जहां अपने को फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलता है, वहां वहां पर मैक्सिमम होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब मैक्सिमा होगा। इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखे तो यहाँ पर मैक्सिमा है, मैक्सिमा के केस में इंटेंसिटी 4i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमा फिर से 0, फिर से 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब 4i इंटेंसिटी, फिर से 3 पाई जहां पर है वहां पर 0, फिर से यहाँ पर 4i, फिर से यहाँ पर 0, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये पूरा डायग्राम जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, ये पूरा आपको याद रखना है। जितना कुछ मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन में लिखा है वो सारा का सारा बात आपको याद होना चाहिए। पोजीशन ऑफ मैक्सिमास क्या है, पोजीशन ऑफ मिनिमास कैसे है, कैसे वाई कैलकुलेट करेंगे, ये सब आपको याद रखना है। फ्रिंज विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी होता है, और एंड सो ऑन, मतलब जो जो भी है। अच्छा, और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया था, पार्ट डिफरेंस का वैल्यू आया था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल कैपिटल डी, ऐसा कुछ आया था क्या पार्ट डिफरेंस? नहीं नहीं, पार्ट डिफरेंस कहाँ चला गया, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया था ना, डी सॉरी डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ऐसा कुछ आया था, और यहाँ पर लैम्डा आता था। हाँ सही है, पार्ट डिफरेंस का वैल्यू ये आता है। इसी पार्ट डिफरेंस से अपन ने पूरा का पूरा खेल खेला है इस तरह से। अब ये सब याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो तुम्हारा स्कूल के एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, स्कूल के एग्जाम में से अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। मेडिकल के लिए तो इतना ही खत्म हो गया, मेडिकल के लिए और 1-2 क्वेश्चन करना सिखा देंगे, खत्म हो जाएगा मेडिकल के लिए। जेई वाले बच्चों के लिए और कुछ कुछ बताएंगे इसमें, मतलब वाईडीएससी से अगर मैं बात करूँ तो अभी हाइजेंस प्रिंसिपल और अलग अलग कुछ कुछ बातें बचा हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए। मेडिकल वाले बच्चे ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे। ऐसा बोला गया है कि S1 और S2 दो सोर्सेज है, यहाँ पर जो बल्ब है उसकी भी इंटेंसिटी आई है, और यहाँ पर भी जो लाइट का सोर्स है उसकी भी इंटेंसिटी क्या है, आई है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर होता है फर्स्ट मिनिमा, स्मॉल एम लिख रहे हैं मिनिमा के लिए, सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन। अब अगर आप इंटेंसिटी डायग्राम अगर आपको याद हो तो इंटेंसिटी डायग्राम क्या था, यहाँ पर इंटेंसिटी 4i होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता है, जहां पर मिनिमा है वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, फिर इंटेंसिटी 4i होगा फर्स्ट मैक्सिमा में, फिर सेकंड मिनिमा में 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड मैक्सिमा में 4i हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा क्या? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 4i फिर 0, फिर 4i फिर 0, एंड 4i। इसका मतलब क्या होगा, 4i और 0 के बीच में भी बाकी सारे इंटेंसिटीज होंगे। यहाँ पर अपने को मैक्सिमा मिल गया 4i, यहाँ पे अपने को मिनिमा मिल गया 0, लेकिन इनके बीच में भी सारे इंटेंसिटी वाले रीजन होंगे ना, मतलब ऐसे भी कुछ रीजन हो सकते हैं जहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आई होगा, थ्राइस ऑफ आई होगा, 2.5 आई होगा, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द इंटेंसिटी इज 3i। अब बोलोगे सर 3i तो कहीं पर भी हो सकता है, 4 और i के बीच में यहाँ पर भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है। तो वो जनरली क्या करते हैं, पोजीशन दे रखते हैं, वो जनरली पोजीशन दे रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने पोजीशन क्या दे रखा है, बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। अपने को y चाहिए फॉर विच द इंटेंसिटी इज थ्राइस ऑफ i, और y जो है y lies between first minima and first maxima, y lies between first minima and first maxima। अच्छा सर जी, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह खाली कर रहा हूँ, ये सब मैंने जो बता दिया है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए।
हाँ भाई साहब, देखो मान लो ये मेरा फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मिनिमा है एंड सो ऑन, इस तरह से। अब मेरे को जो आंसर चाहिए वो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, मतलब मेरे को जो आंसर चाहिए वो यहाँ कहीं पे चाहिए क्या? फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच मेरे को आंसर चाहिए, मतलब ये y का वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है सर जी, बिल्कुल सर, समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होता है, किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कुछ आया था क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आई नेट का फॉर्मूला? अच्छा, मेरे को इंटेंसिटी का वैल्यू कितना चाहिए, मेरे को इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए 3 टाइम्स ऑफ आई का। ठीक है सर जी, ये आई से आई अगर आप कैंसिल करोगे तो cos स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2 का वैल्यू जो है वो 3/4 के इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब cos डेल्टा फाई अपॉन 2 का वैल्यू जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस में। हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब ऐसा कुछ ना तुमने मैथ्स में पढ़ रखा है, cos डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ रहा है। हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा है। अब इसके इक्वेशंस कैसे ढूंढते थे, तो इसके इक्वेशंस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, सॉरी कॉस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है कॉस का। ठीक है, अच्छा, अब +√3/2 यहाँ कहीं पर होगा, -√3/2 यहाँ कहीं पर होगा। अगर +√3/2 का आपको ऑल सेट ऑफ वैल्यू चाहिए तो जहां जहां पर भी ये लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा वो सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। अगर -√3/2 का आंसर चाहिए तो जहां जहां ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा वो सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अपने को जो आंसर चाहिए वो ये हो सकता है, अपने को जो भी आंसर चाहिए वो क्या है, ये हो सकता 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 है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए ना वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के बीच में, और अगर वो ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, वो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में। अच्छा, अब देखो 3i का इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी कितना था, यहाँ पर इंटेंसिटी 4i था, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 4i, मतलब पहला 3i का इंटेंसिटी यहाँ कहीं पर हो चुका होगा। फिर सेकेंड टाइम जो इंटेंसिटी 3i का होगा वो मेरा आंसर है क्या? मतलब ये जो फर्स्ट टाइम जो इंटेंसिटी 3i हुआ वो मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर ये वाला है क्या, सेकेंड टाइम जो होगा। अच्छा, सेकेंड टाइम होगा इसका मतलब क्या है, जब सेकेंड टाइम कॉस का वैल्यू √3/2 होगा, तो सेकेंड टाइम कॉस का वैल्यू √3/2 कब होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर अपने को एंगल चाहिए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि ये जो डेल्टा फाई अपॉन 2 का वैल्यू है, अच्छा, √3/2 का वैल्यू कॉस में कब आता है, 30 डिग्री केस में आता है ना, cos 30 का वैल्यू। हाँ, तो cos 30 होता है, या अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो पाई माइनस 30 डिग्री अगर मैं लिख दूं, या पाई माइनस पाई/6 लिख दूं अगर, तभी सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है ना। अगर सेकंड टाइम देखो, पहली बार अपने को cos का वैल्यू √3/2 कब मिलेगा, 30 डिग्री पर, यहाँ कहीं पर। दूसरी बार कब वैल्यू मिलता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और उसका एंगल कितना होता है, पाई माइनस पाई/6 हो जाए अगर। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डेल्टा पाई अपॉन 2 जो है वो पाई माइनस पाई/6 के बराबर हो जाएगा। ये सब मैथ्स में तुमने सॉल्व करना सीखा है, बस यहाँ पर फिजिक्स जो है वो मैं बता रहा हूँ कि अपने को पहली बार जब इंटेंसिटी 3i हुआ वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में हो चुका है। अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो लाई कर रहा है फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में, मतलब यहाँ कहीं पर। तो सेकंड टाइम जब वो √3/2 होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/6 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा फाई को क्या लिखते हैं, तो डेल्टा फाई को अपन लिखते हैं ऐसा, 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/6, ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, लिख सकते हैं क्या ऐसा। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, पाई से पाई भी कैंसिल कर लो, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 5 लैम्डा अपॉन 6, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू इस तरह से आएगा। अपने को डेल्टा एक्स चाहिए क्या, नहीं, अपने को वाई का वैल्यू चाहिए। अभी हमने देखा था कि डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है वाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसे ही कुछ हुआ था ना। बार बार मैं भूल जाना यार, अरे भाई साहब मेरे को नहीं याद रहना है, तुम्हें याद रहना है। हाँ, ऐसा कुछ है।
डी वाई अपॉन कैपिटल डी का वैल्यू जो है वो है 5 लैम्डा अपॉन 6, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब यहाँ से अपने को किसका वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज डी वाई अपॉन कैपिटल डी का वैल्यू अपने को मिल रहा है 5 लैम्डा अपॉन 6, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लैम्डा डी अपॉन 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। अब इसमें लैम्डा डी स्मॉल डी सबका वैल्यू दे रखेंगे तो आप चुपचाप से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ सर जी, किया जा सकता है। तो जो भी सॉल्व करने पर आएगा वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि S1 और S2 दो सोर्सेज है और इनकी इंटेंसिटी कितनी है, आई की इनकी इंटेंसिटी अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो कैसे चलता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटेंसिटी का। यहाँ पर होता है सेंट्रल मैक्सिमम में 4i, फर्स्ट मिनिमम है 0, फिर 4i, फिर 0, फिर 4i एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। मतलब 4i और 0 के बीच में कहीं पर 3i आया होगा, फिर यहाँ कहीं पर भी 3i आया होगा, यहाँ कहीं पर भी 3i आया होगा, उसी तरह नीचे भी ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन अपने को ये बोला गया है कि मेरे को y का वो वैल्यू चाहिए जहां पर इंटेंसिटी 3i है, और ये जो y है वो लाई करना चाहिए बिटवीन फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। तो देखो ये फर्स्ट मिनिमा था और ये फर्स्ट मैक्सिमा है, यहाँ पर ये फर्स्ट मैक्सिमा है, मतलब इन दोनों के बीच में अपने को आंसर चाहिए ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर आंसर चाहिए मतलब मेरे को जो मैक्सिमा फाइंड करेंगे वो सेकेंड टाइम मैक्सिमा, सॉरी, जो हम 3i का इंटेंसिटी देखेंगे वो सेकेंड टाइम में 3i का जब इंटेंसिटी होगा वो अपना आंसर है क्या। तो अपन ने क्या किया, अपन ने लिखा ये जो मेरे पास कंडीशन है इंटेंसिटी वाला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3i। इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास डेल्टा 5 का वैल्यू आ रहा है, सॉरी डेल्टा 5/2 का वैल्यू आ रहा है। अब डेल्टा 5/2 का वैल्यू कितना आया था, शायद 5π/6 आया था ये, क्योंकि सेकंड टाइम जब मैक्सिमा हो, सेकंड टाइम जब इंटेंसिटी 3i होगा तो एंगल कितना हो जाएगा 5π/6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5π/3 हो गया। अब डेल्टा 5 के प्लेस में आप क्या कर सकते हो, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल गया तो आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है, पूरा पूरा एक तो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ अच्छा खासा मैथ्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एकदम ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन का अप्रोच हमने किया है। बात समझ में आया है? हाँ सर जी, समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो 3 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, जब तक नहीं समझ में आया तब तक देखेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ से मेडिकल के लेक्चर के बच्चे वाले भी देख सकते हैं। हाइजेंस HYGEN apostrophe S, HUY है, HUYGEN apostrophe S, हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है वो देखो। हाइजेंस प्रिंसिपल ना है, ये वेव फ्रंट पे बेस्ड है। अब बोलेंगे वेव फ्रंट क्या है, तो ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक सोर्स है, मान लो मेरे पास एक सोर्स है और ये जो सोर्स है इससे जो वेव निकल रहा है वो है A1 साइन, या A1 क्यों रखना है, ए रखो ना। इससे जो वेव निकल रहा है वो है A साइन ओमेगा टी प्लस के इंटू एक्स के फॉर्मेट का, ठीक है। ऐसा मेरे पास इस सोर्स से वेव निकलेगा। मान लो ये जो सोर्स पार्टिकल है उससे मैं x डिस्टेंस इधर चले जाऊं, x1 डिस्टेंस इधर चले जाओ, या x1 डिस्टेंस इधर चले जाओ, या x1 डिस्टेंस इधर चले जाओ, या x1 डिस्टेंस इधर चले जाओ, ठीक है। इधर अगर आप x1 डिस्टेंस चले जाओगे तो पार्टिकल, अगर आपने पोजीशन फिक्स कर दिया तो यहाँ पर जो SHM का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के x1 हो जाएगा। बिल्कुल सर। इस पार्टिकल का फेज, ये जो यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर जो भी पोजीशन होता है, इस पोजीशन को जो फेज मिल रहा है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के x1 का है। उसी तरह यहाँ पर जो पार्टिकल जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के x1। उसी तरह यहाँ पर भी होगा a साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो वही होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो अगर ये लाइट का सोर्स है तो लाइट हर डायरेक्शन में निकल रहा है। अब अगर लाइट हर डायरेक्शन में निकल रहा है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं,
इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मैं क्या देखूंगा, मेरे पास एक ऐसा स्फीयर फॉर्म हो जा रहा है क्या, मेरे पास एक ऐसा स्फीयर फॉर्म हो जा रहा है। अब ये स्फीयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, स्फीयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबके वाइब्रेशन का फेज एक जैसा है क्या? अब स्फीयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका वाइब्रेशन का फेज एक जैसा है, तो ये जो सारे सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज पे वाइब्रेट करते हैं, इनको ही अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। सर नहीं आया समझ में? देखो, हमने एक लाइट का सोर्स लिया था, ये लाइट का जो सोर्स है उसको मैंने सेंटर पे रख दिया और इससे x1 दूरी पर अपन ने 3 डायमेंशन में अलग अलग डायरेक्शन में अपन ने क्या किया, डिस्टर्बेंसेस भेजा। अब हमने देखा कि जो अलग अलग डायरेक्शन में x1 डिस्टेंस पे डिस्टर्बेंसेस गया है, उसके कारण क्या होगा, जो जो यहाँ पर पार्टिकल्स है सबका जो वाइब्रेशन का फेज है वो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। मतलब यहाँ पर जितने भी डिस्टर्बेंसेस पहुंचे, सारे डिस्टर्बेंसेस का फेज एक जैसा है क्या? तो इन सबको कंबाइन करके अगर मैं एक डायग्राम बना दूंगा तो मेरे पास एक स्फीयर बन जाएगा ना। ये स्फीयर में जितने भी पार्टिकल्स होते, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं या सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स, ये ऐसा बोलते हैं, लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स, लोकस ऑफ all those particles, locus of all those particles which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase is known as wave front, is known as wave front। ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले टर्म समझना पड़ेगा वेव फ्रंट। अब बोलोगे सर ये वेव फ्रंट क्या है, अजीब सा क्या नाम आ गया सर इसका। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, मैंने बोला कि एक लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है। अब लाइट के सोर्स से एक्स डिस्टेंस इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर एक्स वन डिस्टेंस। अब अगर तुम अलग अलग डायरेक्शन में एक्स वन डिस्टेंस मूव कर लोगे तो सारे जो पार्टिकल्स बनेंगे ना एक्स वन डिस्टेंस पे, वो जो स्फीयर में जो सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं अपने को, सारे के सारे पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने का फेज एक जैसा है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये पूरा जो कंबाइंड स्ट्रक्चर मेरे पास फॉर्म होके आया ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन होता है लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट का हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, जो अपने को याद रखना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर वेव फ्रंट पर ही बेस्ड है। अभी हाइजेंस प्रिंसिपल जो होगा वो वेव फ्रंट से ही लिंक करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या है, तो लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स, मतलब ऐसा समझो कि इस पूरे स्फीयर में कहीं पर भी कोई पार्टिकल अपन पिक कर लेंगे, उस पार्टिकल का वाइब्रेशन का जो फेज होगा वो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन है। तो ऐसा सेट ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज आर ओनली नोन एज वेव फ्रंट। अब ये डेफिनेशन है, ये हम और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब अलग अलग केसेस में, अच्छा ये वेव फ्रंट के साथ ना कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होगी, तो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको अपन साथ साथ देखते रहेंगे। हमेशा याद रखना द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन नहीं, इसको क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन of wave propagation, the direction of wave propagation is always perpendicular, is always perpendicular to wave front। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान से देखना। जैसे डिफरेंट टाइप्स के वेव फ्रंट जो हमारे सिलेबस में आएंगे, अब डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट हम देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, तो सेट ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको हमने वेव फ्रंट बोल दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या है। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि एक सोर्स है इस तरह का, एक इस तरह का पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स से जो वेव्स निकलते हैं या जो रेज निकलते हैं वो हर डायरेक्शन में निकलते हैं ना। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेंगे वो क्या होंगे, हर डायरेक्शन में निकलेंगे ऐसे। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में वेव निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर कभी भी पॉइंट सोर्स है और आपको बोला जाए कि फॉर पॉइंट सोर्स आपको वेव फ्रंट बनाना है,
तो आप ये पॉइंट हमेशा याद रखोगे कि वेव प्रोपगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होना है। अब ये सब डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ वैसे ही होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होते थे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते थे, ऐसा कुछ। अब देखो ये एक वेव फ्रंट है और यहाँ पर भी एक ये भी वेव फ्रंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है, ये जो फर्स्ट वाला वेव फ्रंट है इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम फेज पर है। उसी तरह सेकंड वाले पार्टिकल में जितने, सेकंड वाले वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम फेज में। लेकिन फर्स्ट वाले वेव फ्रंट के पार्टिकल्स और सेकंड वाले वेव फ्रंट के पार्टिकल्स का फेज क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स में आपको ये बिल्कुल वैसा ही बात है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस और क्या नाम था उसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसे पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर एक पॉइंट सोर्स होगा, अब आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट सोर्स होगा तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर एक लाइन सोर्स है, अगर एक लाइन सोर्स है इस तरह का, मान लो जो सोर्स है वो इस तरह का है, लाइन सोर्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट बनता है ना वो ऐसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर एक लाइन सोर्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ऐसा कुछ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम पर पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर लाइन सोर्स है तो जो वेव फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और क्या याद रखना है सर जी, एक होगा प्लेनर वेव फ्रंट जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। प्लेनर वेव फ्रंट में क्या है, अगर लाइट के सोर्सेज ना कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं, ऐसे अगर लाइट का सोर्स कहीं पर इंफिनिटी पे रखा है तो उसमें से जो रेज आते हैं वो रेज इस तरह से आते हैं ना, तो अगर रेज इस तरह से आते हैं तो इस तरह के रेज के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। इस तरह से, इस तरह से हमारे पास प्लेनर वेव फ्रंट होंगे। अब ये सब आपको क्या करना है, याद रखने वाली बात है। पहले तो भाई सबसे पहले बात कि वेव फ्रंट क्या है, यही हजम करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वेव फ्रंट क्या है, तो अब ऐसा समझो कि एक वाइब्रेटिंग सोर्स है, अब इसे x1 दूरी इधर, x1 दूरी इधर, x1 दूरी इधर, x1 दूरी इधर, तुम x1 दूरी कहीं पर भी चले जाओ, तुमको एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा जो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं उन सबका जो लोकस है, मैथ्स में लोकस बच्चे ने पढ़ा होगा, मेडिकल वाले बच्चे ऐसा समझेंगे कि ये सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट जो एक फेज में वाइब्रेट करते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे मैं वेव फ्रंट का एग्जांपल लूँ ना, तो जब आप पानी में पत्थर मारते हो, तालाब वालाब में कभी घूमने गए हो, पानी में पत्थर मारते हो तो वेव्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो एक जो रिपल बनता है ना, उस रिपल में अगर देखोगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल्स मिलकर जो फॉर्म कर रहे हैं वही क्या है, वेव फ्रंट है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल से। अब वेव फ्रंट क्या होता है ये पहले दिमाग में बैठा लो, फिर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जानने के लिए अपने को एक पॉइंट जानना पड़ेगा जो इसकी प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन ऑफ ये जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो वेव फ्रंट के एकदम परपेंडिकुलर होता है। अब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास बेसिकली हम अपने सिलेबस में 3 तरह के वेव फ्रंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से वेव्स हर डायरेक्शन में निकल रहा है तो वहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट अपन बनाते हैं। अगर लाइन सोर्सेज है तो वहां पर अपन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। और अगर सोर्स बहुत दूर रखा हुआ है तो वहां से जो वेव फ्रंट आएंगे वो प्लेनर वेव फ्रंट होंगे। बिल्कुल सेम कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे भी बताया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।